हाँ भाई, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब नया टॉपिक लिखना भाई, संख्या पद्धति। जिसको अपन बोलते हैं नंबर सिस्टम। लिखना भाई आप लोग, नंबर सिस्टम। अब आप लोग क्या है, इसमें मैं बताऊंगा जैसे जैसे आपको इसमें कुछ लिखते जाना। पॉइंट नंबर पहला लिखना। पॉइंट नंबर पहला लिखो, किसी संख्या को दर्शाने के लिए। लिखो, किसी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम जिन हम जिन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? संख्या कहते हैं। किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम जिन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, हम जिन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब वो देखो 10 संकेत कौन से होते हैं। मैंने एक शब्द का यूज किया है, हम जिन 10 संकेत का यूज करते हैं। तो देखो ये 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? 10 संकेत होते हैं जिनसे हमारी संख्या बनती है। तो जैसे एक तो 0 हो गया है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो 10 संकेत होते हैं, इन्हीं 10 संकेतों को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो 10 संकेत होते हैं, इन संकेतों में 1 से लेके 9 तक के जो संकेत होते हैं, इन संकेत को हम कहते हैं सार्थक अंक। कौन सा अंक कहते हैं? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट जिसको बोला जाता है। इसके अंदर एक संकेत ऐसा होता है, उस संकेत जो 0 होता है, इसको अपन बोलते हैं असार्थक अंक। और ये परीक्षा के अंदर कितनी बार पूछा गया, कितनी बार। ध्यान देना है कि 10 संकेतों में असार्थक अंक कौन सा होता है? 0। और 1 से लेके 9 तक जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक बोला जाता है। तो असार्थक अंक जिसको बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, और एक होता है सार्थक अंक जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना? और यही वो 10 संकेत होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इन 10 संकेतों को हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें संख्या कहते हैं। और इन संकेतों को अपन ने बांट के देखा तो 1 से 9 तक हो गए सार्थक अंक, और जो 0 है वो कैसा है? असार्थक अंक है। नोट डाउन करो, देखो इसको। लिखा भाई? है ना? देखो, अब आगे लिखना। अब सबसे पहले अपन यहां पे लिखना संख्याएं। ठीक है? इन संख्याओं को अपन इस तरीके से पहले बांटते हैं। तो इनको अगर अपन बांटते हैं तो एक तो होती है इसमें वास्तविक संख्याएं। एक तो कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्याएं। और एक कौन सी संख्या होती है भाई? अवास्तविक संख्याएं, जिसका दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे इसमें? इस वास्तविक संख्याओं के अंदर हम 2 टाइप की संख्या पढ़ेंगे। जैसे एक तो पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो अपन 1 बाय 1 इन सभी को लिखेंगे, फिर इसके बाद में अपन सारी संख्याओं के बारे में सीखेंगे, है ना? इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं नॉन, है ना, इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, है ना? ये है भाई। देखो, अब आपने चार्ट बना लिया ये। अब आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो वास्तविक संख्याएं, है ना भाई? पहला हेडिंग किसका डालना आपको? वास्तविक संख्या का।
तो सबसे पहले आप हेडिंग इसके अंदर डालो भाई, वास्तविक संख्या। लिखना भाई। तो सबसे पहले आप लोग लिखना वास्तविक संख्या है। तो देखो इसमें आपको सीधा बस ये ध्यान रखना है, इसमें लिखो वास्तविक संख्याओं को, इसमें लिखना वास्तविक संख्याओं को 0, 1/2, √3/2, 5/1 आदि से दर्शाते हैं। क्योंकि आपको पता है वास्तविक संख्या वो होती है जिसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो वास्तविक संख्या को हम कैसे दर्शा सकते हैं? 0, 1/2, 3√3/2, 5/1 आदि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे हम इनको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती है वो सारी संख्याएं कैसी कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलो भाई अब अपन आगे उतार लिया ये। हाँ लिखो आप लोग इसको। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। हाँ लिखिए भाई। अब आगे लिखना आप लोग अवास्तविक संख्याएं। अगला कौन सा आ रहा है? अवास्तविक संख्याएं। इसके अंदर लिखो, ये आप लिख के लिखो इसमें, किसी भी संख्या का, किसी भी, आप ऐसे लिख लो या फिर किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। लिखो इसमें किसी भी संख्या का, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो अवास्तविक संख्याओं की जो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखो आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना क्या चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर -3 का अगर मुझे वर्गमूल निकालना है, या सपोज करो -3 मुझे -4 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये -4 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो एक अवास्तविक संख्या मिलेगी। अब इसको लिखेंगे कैसे? आप मुझे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -1 × 4 लिख सकते हैं। ये वर्गमूल दोनों संख्याओं पर अलग अलग आ सकता है, -1 × 4। अब आपको एक ध्यान रखना कि 4 का वर्गमूल तो कितना होता है? आपको पता है कि भाई 2 होता है। लेकिन ये जो -1 होता है इसको एक अलग सिंबल से दर्शाया जाता है जिसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। इस आयोटा जो रहता है ना, आई, इस आई का मतलब क्या रहता है? √-1 रहता है। तो इस √-1 की जगह कितना लिखोगे? आई, और दोनों को गुणा करके लिखोगे 2i। तो अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर आई लिखा हुआ गया है, 2 आयोटा लिखा हुआ गया है, इस आयोटा का मतलब है कि यह संख्या कैसी है? एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है, एक प्रकार की अवास्तविक संख्या है। अब जैसे किसी भी संख्या, जो कोई भी ऋणात्मक संख्या है, चाहे आप कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मान लो सपोज करो मुझे -16 का बताना है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो सदैव कैसी संख्या कहलाएगी भाई? वो हमारे कहलाएगी अवास्तविक संख्याएं। क्योंकि अगर आप -16 का वर्गमूल निकालोगे तो इसको पहले तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे भाई? -1 × 16, फिर इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, -1 × √16। और मैंने बताया था कि -1 का मतलब क्या रहता है भाई? इस -1 का मतलब रहता है आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। तो इस -1 का मतलब तो निकल गया है आयोटा, और √16 का कितना निकलेगा? 4। तो पूरे का मान आएगा 4 आयोटा। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। तो इसकी आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्या कहलाती है।
लिखो ये एग्जाम्पल, कैसे मैंने इसको प्रदर्शित किया, ये सारे एग्जाम्पल लिखो आप। लिखे भाई आगे, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट आगे लिखना सम्मिश्र संख्याएं। आगे क्या लिखना है, सम्मिश्र संख्याएं। देखो ये जो सम्मिश्र संख्या है ये पढ़ते हैं क्लास 12th में, लेकिन साइंस में वाले पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका ऊपरी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है। तो देखो सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, तो सम्मिश्र संख्या लिखना जो संख्याएं वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या, जो संख्याएं वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या से मिलकर बनती है उन संख्याओं को कैसी संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है। यानी कैसा नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब आपको पता हो जान, अब इस नियम के हिसाब से जो सम्मिश्र संख्या होती है वो किन संख्याओं का योग होती है, वास्तविक संख्या प्लस अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योगफल से जो संख्या बनती है उस संख्या को हम कैसी संख्या कहते हैं भाई, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कोई भी आप अपनी इच्छा से वास्तविक नंबर सोच लो, 2 3 4 कुछ भी सोच लिया, ये 3। और अवास्तविक संख्या कैसे लिखते हैं, नंबर तो लिखते हैं लेकिन उसके पीछे क्या लगाते हैं, आई, तब अवास्तविक लगेगा, ये आई आगे लगा लो। तो अपन उसमें क्या करेंगे, ये लिखा आई और लिख लिया मैंने 4। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका ध्यान देना है, ये जो इसका आगे वाला जो पोर्शन है ये तो कैसी संख्या है भाई इसकी, वास्तविक। और ये वाला जो पोर्शन है ये कैसी है भाई इसकी, अवास्तविक है। तो जहां पर भी आपको इस टाइप का एग्जाम्पल देखने को मिले तो ये कैसी संख्या रहेगी हमारे पास में, सम्मिश्र संख्या रहेगी। तो जो संख्याएं वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है उन संख्याओं को हम कैसी संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है ना भाई। लिखो ये, लिखे भाई, उतार लिया ये, ठीक है। तो अभी अपन ने वास्तविक देख लिया है, अवास्तविक देख लिया है, अब अपन चल रहे हैं वास्तविक के प्रकार में। तो अब आगे लिखो, नेक्स्ट लिखना भाई, आगे लिखो परिमेय संख्याएं। देखना ये परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना। परिमेय संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना। तो परिमेय संख्या की आपको कुछ नियम लिखने हैं, देखो क्या क्या नियम लिखने हैं। नियम नंबर फर्स्ट, जिन संख्याओं को p/q के रूप में
व्यक्त किया जा सके, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। अब मैंने यहां पर बताया जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके वो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आप नीचे लिखना। जैसे मान लो अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है, जैसे मैंने लिखा है ये परिमेय संख्या, तो अगर उसको परिमेय संख्या में दर्शाना है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? p बटा q के रूप में लिखेंगे। p का मान कोई भी संख्या हो सकती है, q का मान कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो नीचे वाला q है ना, इस q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी संख्या कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपके धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है। ठीक है ना? मतलब जितने भी पूर्णांक है, एक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। अब आपको इसके अंदर देखो, अब एक चीज, अब एग्जाम्पल लिखे हैं, देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखोगे जैसे 2। अब 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसे? ये जो 2 लिखा है, इस 2 का मतलब हो गया 2 और इसके नीचे एक नंबर और लिखा हुआ 1, वो कभी दर्शाते नहीं है। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। फिर 6/7 ये परिमेय संख्या है। माइनस का 3/2 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या हमारी क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है ना? तो ये जितनी भी जो संख्याएं होती है वो सब हमारे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है जो मैं नोट करके लिखा रहा हूं, क्योंकि अपना जीवन किससे चलने वाला है? नोटों से। तो हर पेपर पे नोट तो होना बहुत जरूरी है भाई, नहीं है क्या? उसके लिए तो तुम मेहनत कर रहे हो इतनी, हैं? मेहनत तो उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हो। हाँ भाई, यहां पर ध्यान रखना है, 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परिमेय। अब कोई बोलेगा सर 0 कैसे होती है? क्योंकि 0 को दर्शाया कैसे है? किसी भी संख्या का मान 0 आने पे 2 चीज डिपेंड होती है, समझना। जैसे मान लो मुझे किसी संख्या का अगर मान 0 आ रहा है तो 0 कैसे आ सकता है? आपने पढ़ा होगा, अगर किसी भी संख्या में, जैसे मान लो संख्या 1 आया, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान क्या आता है? अनंत। ये आपको पता है? किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान क्या आता है? अनंत आता है। और अगर किसी भी जीरो में, किसी भी जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग लगाए, जैसे मान लो 1 का भाग लगाए, तो इसका मान कितना आता है? 0। इसका मतलब ये जो 0 आया है, इस 0 को कैसे लिखा गया है? 0 और नीचे कोई भी संख्या आई है। और नियम के हिसाब से क्या है? जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाए वो संख्या कैसी कहलाती है? परिमेय। इसका मतलब ये जो 0 का ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो हमारा क्या हो गया रे भाई? p। नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? q। और दूसरा नियम, दूसरी जो कंडीशन परिमेय संख्या की वो है कि नीचे वाली संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बताओ या नीचे वाली संख्या का मान 0 है क्या? नहीं है। इसीलिए 0 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट में पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं आपको नोट लिखा रहा हूं ये, तो ध्यान देना है। 0 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? जो मैंने आपको समझा दिया कैसे होती है ना? लिखो ये। लिखा है? उतारा क्या भाई? ठीक है। अब आगे लिखना अपरिमेय संख्याएं।
देखो एग्जाम के अंदर है ना, जो ये अर्थमेटिक वाले जो पोर्शन आएंगे इनके क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे, क्योंकि उसके तो मैं आपको एक से बढ़कर एक कंसेप्ट बता दूंगा। ये इस टॉपिकों के अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर एग्जाम में निकालना बहुत भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत दिमाग, पूरे कंसेप्ट नियम हमारे क्लियर होने चाहिए। तो आगे लिखो अपरिमेय संख्याएं। तो इसकी अपन कुछ दो तीन बातें लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना है कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, वो सारी संख्याएं कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। पर इसमें कंडीशन है, साइड में यहाँ पे लिख देना कि यहां पर जो Q लिख रहे हैं ना, Q, इस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन एक और है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इन संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, इन संख्याओं का वर्गमूल लेने पर सदैव यथार्थ मान प्राप्त होता है। यथार्थ की जगह आप लिख लो संकित मान प्राप्त होता है। संकित मान प्राप्त होता है। संकित का मतलब एप्रोक्सी, है ना, लगभग में इसका मान प्राप्त होता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, अब जैसे 4 है, अब मान लो आपको पता करना है कि 4 परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप 4 का लो वर्गमूल, कितना आएगा भाई? 2। तो 2 कैसी है? परिमेय है। अब जैसे संख्या सोच लिया आपने 7, 7 कैसी है भाई? अगर आप 7 का वर्गमूल लोगे तो लगभग में मान आएगा, लगभग मान आएगा 2.2, 2.4, 2.6। तो 7 का मान कितना आएगा? 2.6 के लमसम आएगा। तो इसका मतलब 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल लेने पर संकित मान प्राप्त होता है, लगभग में मान प्राप्त होता है, वो सारी संख्याएं कैसी कहलाती है? इनको भी P बटा Q में व्यक्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना इन संख्याओं का कभी भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो वो सारी संख्याएं कैसी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब आगे लिखना, आगे अपने को नोट करके लिखने हैं। तो नोट करके देखो, पहला नोट तो हमें ये लिखना है इसके एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में लिखना, जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो देखो √2, √3, √5, √7। अच्छा √9 कैसी संख्या भाई? √9 परिमेय है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3, तो वो परिमेय है। तो √2, √3, √5, ये सभी कैसी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, पाई। अब ये पाई कौन सा पाई? क्षेत्रफल वाला पाई। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ये पाई वो है जिसका मतलब होता है 22/7। ये वो पाई है। तो आपको ध्यान रखना, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप 22 के अंदर 7 का भाग लगाओगे तो आपको कभी भी एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होता है। भाग उसका लंबे समय तक चलता रहता है, चलता तो रहता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक नंबर ऐसा आएगा जिसके बाद में वो पूरा मान जो होता है ना, रिपीट होता है। आप अपने मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर से भाग लगा के देख लेना, पूरा एग्जैक्ट मान ऐसा आएगा जिसके बाद में पाई अपने मान को वापस क्या करेगा? दोहराएगा। तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको नोट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे √2 है तो इसके नीचे मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये मान 0 हो गया है, नीचे वाला मान अगर इसका 0 हो गया है, तो 0 का भाग जैसे ही P में लगाओगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? अनंत हो जाएगा, तो अपरिभाषित मान हो जाएगा। तो इसीलिए इनको P बटा Q के रूप में लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा मान अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इन संख्याओं का वर्गमूल लेने पर आपको सदैव कैसा मान प्राप्त होता है? संकित मान, यानी अप्रोक्सीमेट मान प्राप्त होता है।
तो जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती है ये सब क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, कल की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी दो नंबर दे दिया और उसके बीच में पूछेंगे कि इन नंबरों के बीच में परिमेय संख्या कितनी है, इन नंबरों के बीच में अपरिमेय संख्याएं कितनी है ना। तो ये चीज अपन कल निकालना सीखेंगे भाई। तो यहां तक आपको ये सारा पढ़ के आना है। ठीक है।